एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ लॉ वाला पे। मेरा नाम है इसरा और आज के सेशन में हम लोग सीपीसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग ऑर्डर 2 को कवर करेंगे जो कि डील करता है विद द फ्रेम ऑफ सूट। बहुत ही अच्छा ऑर्डर, एक अच्छे इंटेंट के साथ इसको लेजिस्लेट किया गया है। ऑर्डर का इंटेंट ये है कि आपके सूट के अंदर जो आपका क्लेम हो रहा है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो पूरे सूट को डिस्पोज ऑफ कर सके, आपके सूट के अंदर आपका पूरा क्लेम इंक्लूड हो जाए। यानी कि अगर कोई क्लेम है तो आप उसको स्प्लिट मत करिए, एक ही साथ उसको क्लेम करिए, उस सूट में उसको इंक्लूड करिए कि आप एक क्लेम अभी लेके आ रहे हैं, फिर दूसरा क्लेम 1 महीने के बाद लेके आ रहे हैं, फिर तीसरा क्लेम दूसरे महीने लेके आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है रोक लगाता है, बार लगाता है। बेसिकली ऐसे सूट्स पे बार लगाई जाती है और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा टू इंस्टीट्यूट अ सूट ऑन द स्प्लिटिंग ऑफ द क्लेम्स। तो बेसिकली ये प्रिवेंट करता है द डिलेइंग ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन के डिले होने पे रोक लगाता है, सूट को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ करने में मदद करता है। ऑर्डर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ये आपके सीपीसी के अंदर। आइए हम लोग डेली टारगेट्स देखते हैं और देखते हैं क्या कवर करने वाले हैं। ऑर्डर 2 का हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग होल क्लेम के इंक्लूजन की बात करेंगे। क्या होता है ये होल क्लेम, इसका इंक्लूजन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम, यानी कि अगर क्लेम का कोई पोर्शन प्लेंटिव अगर रिलिंक्विश करना चाहे, छोड़ देना चाहे, माफ करना चाहे तो ऐसे केसेस में क्या होगा। तो बेसिकली पूरा ही हम लोग ऑर्डर देखेंगे। ऑल रूल्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसके, और इन द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग ऑर्डर 2 की बात करें तो इसमें 7 रूल्स हैं। फ्रेम ऑफ सूट के ऊपर बेस्ड है ये। फ्रेम ऑफ सूट नाम है ऑर्डर 2 का। मैगजिम, कौन से मैगजिम के ऊपर बेस्ड है। ऑर्डर 2 बेस्ड है ऑन द लैटिन मैगजिम इंटरेस्ट रिपब्लिकिया अट सिट फिनिस लिटियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजिम है। क्या कहा जाता है इस मैगजिम का मतलब क्या होता है। It is in the interest of the state that there should be an end to litigation, limit to litigation, litigation पे रोक लगाई जाए। तो सबसे पहले हम लोग रूल 1 देखेंगे, क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर फ्रेम ऑफ सूट बेस किया गया है। रूल 1 कहता है एवरी सूट शैल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड अ ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन। ये जो पॉइंट है ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Every suit shall be framed so as to afford a ground for final decision on the subjects in dispute and to prevent further litigation on such subject। यानी कि आपका सूट जो है इस तरह से फ्रेम हो कि आपके सूट में एक फाइनल डिसीजन निकल के आए। आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो भी रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक फाइनल डिसीजन का ग्राउंड बन जाए ऑन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन। फिर उसके बाद कोई भी मैटर ऐसा अराइज ना हो उस सूट के अंदर कि आपको लिटिगेशन में आना पड़े, आपको लिटिगेट करना पड़े। तो कोर्ट यही बेसिकली एक एजेंडा होता है कोर्ट का कि आपके सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ किया जाए। एक जनरल सेंस में कोर्ट चाहेगा कि हर वो सिचुएशन में आपके सूट का फाइनल डिस्पोजल हो पाए, चाहे कोई भी बाधा आ रही है या क्लेम की बात हो रही है, अगर किसी भी सूट के इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है तो कोर्ट के द्वारा बेसिकली यही कहा जाता है कि आप अपने सूट को इस तरह से फ्रेम करिए कि उसमें आपका पूरा ही क्लेम आ जाए। रूल 1 भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि अ डिफेंडेंट शुड नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे डिफेंडेंट को 2 बार आप नहीं पनिश कर सकते हैं। और ये क्या है, ये है रूल ऑफ डबल जियोपार्डी, है कि नहीं। ये जो रूल है, ये रूल ऑफ डबल जियोपार्डी आपको कहाँ देखने को मिलता है। सीआरपीसी में इसका प्रोविजन कहाँ पे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन कहाँ दिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो बेसिकली रूल 2 का ऑब्जेक्ट, ऑर्डर 2 का ऑब्जेक्ट यही है कि एक डिफेंडेंट को आप बार बार पनिश नहीं कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डर 2 है इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ये 2 ईविल्स, यानी कि 2 बुरे कर्मों को, यानी कि कोई बुरी चीज़ अगर सूट में निकल के आ रही है उस पर रोक लगाए। सबसे पहले स्प्लिटिंग अप ऑफ क्लेम्स। आपका सूट आपने इंस्टीट्यूट कर दिया, मान के चलिए कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, 1 महीने आप 1 साल आ रहे हैं, मान के चलिए 2005 में आए एक क्लेम लेके,
फिर 2006 में आ रहे हैं दूसरा क्लेम लेके, 2007 में आ रहे हैं तीसरा क्लेम लेके। तो इससे बचाएं, आप अपने क्लेम्स को क्यों स्प्लिट कर रहे हैं? जब 2005 में सूट इंस्टीट्यूट हुआ था तभी आपने सारे क्लेम्स क्यों नहीं इंक्लूड कर दिए थे सूट में? बेसिकली स्प्लिटिंग अप ऑफ क्लेम्स के बारे में बात करता है, साथ ही साथ स्प्लिटिंग अप ऑफ रेमेडीज के बारे में बेसिकली उस पर भी रोक लगाता है। जब क्लेम्स स्प्लिट होंगे तो रेमेडीज भी स्प्लिट होंगी, डिमांड होगी, क्लेम होगा, रिलीफ डिमांड करेगा जो प्लेंटिफ है, उन क्लेम्स के ऊपर रेमेडीज डिमांड करेगा। तो बेसिकली इट इज डिजाइन टू काउंटरएक्ट टू इविल्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 2 के सबसे इंपॉर्टेंट रूल की, और ये है रूल 2। रूल 2 का सब रूल 1 देखिए क्या कहता है। रूल 2 का सब रूल 1 कहता है कि द सूट शैल इंक्लूड द होल क्लेम। ये बात याद रखिएगा, होल क्लेम की बात करी गई है। तो एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक ऑन द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट। जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उस डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर प्लेंटिफ अपने सारे ही क्लेम्स को इंक्लूड करेगा जो वो एंटाइटल है, जिसकी उसको राइट है, उसको लग रहा है कि उसकी राइट है ऐसे मैटर्स पे। मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है। अब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में प्लेंटिफ को लग रहा है, प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है एज टू द रेंट्स के लिए एंटाइटल्ड है, मेने प्रॉफिट्स के लिए एंटाइटल्ड है, पोजेशंस के लिए एंटाइटल्ड है, तो वो सारे ही क्लेम्स को अपने सूट में इंक्लूड करेगा। अब यहाँ पे एम क्या है? फर्दर लिटिगेशन को प्रिवेंट करना। एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को सब रूल 1 में से निकल के आती ये है कि प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम। बड़ी बात है, अपने क्लेम के किसी पोर्शन को वो रिलिंक्विश भी कर सकता है, एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। बात समझ में आई? देखिए, मान के चलिए इस कोर्ट में प्लेंटिफ को अपना मैटर लेके जाना है, और इसका मैटर है मान के चलिए 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का मैटर है। तो यहाँ पे इस कोर्ट के अंदर लाने के लिए वो मैटर उसको 20,000 का करना पड़ जाएगा, क्योंकि कोर्ट का जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। तो वो 30,000 रिलिंक्विश कर देगा, या 40,000 ला सकता है। कोर्ट का जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है सिर्फ 40,000 है, और वो चाहे 10,000 रुपये रिलिंक्विश कर सकता है। ये प्लेंटिफ कर सकता है, अपने किसी भी पोर्शन को रिलिंक्विश कर सकता है अपने क्लेम में से, टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अब देखिए रूल 2 का सब रूल 2 क्या कहता है? रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम व्हेन द प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू। यहाँ पे प्लेंटिफ ने ओमिट कर दिया, यानी कि डिफेंडेंट को सू करने से ओमिट कर गया, किसी भी क्लेम को ओमिट कर गया, या फिर व्हेन इंटेंशनली रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन ही शैल नॉट बी अलाउड टू सू। यहाँ पे मान के चलिए ए ने बी से 5,000 रुपये लिए, अब बी एक सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहा है, तो बी को यार लग रहा है कि यार ए के पास पैसा नहीं है, उसको तरस आ गया उसके ऊपर, कह रहा है ये तो इंडिजेंट पर्सन है, इससे क्या पैसे लें, अरे छोड़ो 5,000 रुपये। अब यहाँ पे ये क्या है? ये ही इंटेंशनली रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन। अब यहाँ पे ये सूट नहीं ला सकता। बाद में अगर मान के चलिए बी के पास बड़ा पैसा आ गया, 5 लाख रुपए बी के पास आ गए, तो ये 5,000 रुपए की फिर क्या हैसियत बची? तो ए अगर चाहे कि सूट लेके आए तब नहीं ला सकता, क्योंकि आपको तो तरस आ गया था। तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर रोक लगाई जाती है। व्हेन द प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू, अब प्लेंटिफ ही ओमिट कर गए, प्लेंटिफ हैज़ नॉट सूड द डिफेंडेंट ऑन द सेम। अब मान के चलिए यहाँ पे देखिएगा इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे आगे, कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर था। अब 3 साल का रेंट, यानी कि 1905, 1906 और 1907, ये 3 साल का रेंट था। 1908 में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया। 1908 में जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया तो आपने 1905 के जो रेंट था वो आपने इंक्लूड नहीं किया, 1906, 1907 का रेंट आपने इंक्लूड कर लिया। तो अब आप चाहें 1905 के रेंट के लिए सूट इंस्टीट्यूट करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपके ऊपर लगाई जाती है रोक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें हम लोगों ने देखी, एक तो द सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम, और दूसरी बात द रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम। क्लियर? अब देखिए इस पॉइंट पे इलस्ट्रेशन देखिए। ए लेट्स अ हाउस टू बी एट अ ईयरली रेंट ऑफ 1200। द रेंट फॉर होल ऑफ द ईयर्स 1905, 1906 एंड 1907 इज ड्यू एंड अनपेड। A sues B in 1908 only for the rent due for 1906। 1906 में जो किराया उसने नहीं दिया, खाली उसके लिए आप सूट लेके गए कोर्ट में।
अब ए चाहे बाद में बी को सू करना चाहे 1905 और 1907 के रेंट के लिए, तो उस पर रोक लगाई गई है, आप नहीं ला सकते क्योंकि आपने ओमिट कर दिया, आपने सू करा ही नहीं डिफेंडेंट को, आप सूट ले ही के नहीं आए। तो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। और एक बात होती है सेट ऑफ की। मान के चलिए ए ने बी से 5,000 रुपये लिए, 5,000 रुपये लिए। अब बी क्या है, बी एक सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है, सूट लेके जाता है कोर्ट में। तो अब बी सूट जब लेके जाता है कोर्ट में 5,000 रुपये के लिए, तो ए कहता है कोर्ट से कि भाई बी ने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे पिछले महीने, तो आप ये मैटर जो है वो आप सेट ऑफ कर दीजिए। ये मैटर आप सेट ऑफ कर दीजिए। बेसिकली ये तो डिफेंडेंट के एंड से किया जाता है, यहाँ पे बी सब सूट इंस्टीट्यूट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे सेट ऑफ की बात करी गई और ये हम लोगों ने देखा था ऑर्डर 8 में, ऑर्डर 8 में। तो वो चाहे तो वो कोर्ट से ही कह सकता है कि 5,000 जो रुपीज़ हैं वो आप इन 10,000 रुपीज़ में जो ऑलरेडी इसने मुझसे लिए हुए थे उसमें से सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ के ऊपर कोई बार नहीं लगा है, इसके ऊपर क्लेम किया जा सकता है। तो एक तो ये भी बात अराइज होती है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन से हम लोगों को पिक्चर पूरा क्लियर ये हो गया है कि अगर आपने ओमिट कर गए, आपने सू ही नहीं करा डिफेंडेंट को उस पर्टिकुलर क्लेम के लिए अपने, तो फिर आप बाद में चाहें कि आप कहें कि 1905 का भी रेंट था तो कोर्ट ये कहेगा जब आपने 1906 के लिए एक सूट इंस्टीट्यूट किया था बी के अगेंस्ट, आपने उसको सू किया था, तो आपने 1905 और 1907 के लिए क्यों नहीं किया? तो आपको दोनों ही ईयर्स के लिए करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो अब आप नहीं ला सकते हैं सूट। तो बेसिकली यही बात करी गई है ऑर्डर 2 के रूल 2 में। अब हम लोग कुछ कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रूल्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले देखिए, द सेकेंड सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन लाइक द प्रीवियस सूट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो पहले सूट आपने इंस्टीट्यूट किया है, जो पहले क्लेम आपने किया है, एक सेकेंड सूट लेके आ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन, उसी कॉज ऑफ एक्शन पे आप एक दूसरा सूट लेके आ रहे हैं। कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे सेम होना चाहिए है, सिमिलर कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए लाइक द प्रीवियस सूट। फिर देखिए दूसरी बात, प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ। प्लेंटिफ का जो रिलीफ है, उसका जो क्लेम कर रहा है जो प्लेंटिफ, वो एक से ज़्यादा रिलीफ्स के लिए क्लेम कर सकता है, वो ही कैन डू। फिर तीसरी बात देखिए, प्लेंटिफ विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट ओमिटेड टू सू फॉर द रिलीफ एंड ही वांट्स टू ब्रिंग द सेकेंड सूट। यहाँ पे शुरुआत पहले सूट में यहाँ पे उसने जो क्लेम किया कर दिया, लेकिन दूसरे सूट के लिए उसने कोर्ट से परमिशन नहीं ली थी और वो ओमिट करने से चूक गया था पहले सूट में। तो ऐसे केस में आप सेकेंड सूट में नहीं ला सकते, आप पे रोक लगाई जाती है, जहाँ पे एक से ज़्यादा रिलीफ क्लेम कर सकता है प्लेंटिफ। तो पहला हम लोगों ने देख लिया सेकेंड सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन जो है वो दोनों ही सूट में सेम होना चाहिए, यानी कि अगर पहला सूट जो है वो मनी से रिलेटेड है, मनी रिकवरी से रिलेटेड है, तो दूसरा सूट भी मनी रिकवरी से रिलेटेड ही होना चाहिए है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो है पहले सूट में दूसरे सूट में दोनों ही सेम होनी चाहिए है, ये बात करी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ, एक से ज़्यादा रिलीफ के लिए वो क्लेम कर सकता था। तीसरी बात, प्लेंटिफ विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट ओमिटेड, चूक गया टू सू फॉर द रिलीफ एंड ही वांट्स टू ब्रिंग द सेकेंड सूट। तो ऐसे केस में आपके ऊपर रोक लगाई जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ये बात करी गई है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड, यानी कि ये सारी चीजें कोर्ट डिटरमाइन करेगा, कंसिडरेशन मिलेगा। सबसे पहले क्या है, वेदर द कॉज ऑफ एक्शन इन द प्रीवियस सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट आइडेंटिकल, क्या ये कॉज ऑफ एक्शन जो पिछले सूट में है और अभी सब्सिक्वेंट सूट में क्या ये सेम है, आइडेंटिकल है। दूसरी बात, वेदर द रिलीफ क्लेम्ड इन द सेकेंड सूट, जो सब्सिक्वेंट सूट में जो रिलीफ क्लेम करी गई है, क्या वो प्रीवियस सूट में दी जा सकती थी? यानी कि अगर पहले सूट में अगर उसने 10,000 के लिए मान के चलिए क्लेम किया है और फिर वो उस क्लेम को पूरी तरह से इंक्लूड नहीं कर सकता था, तो वो 8,000 के लिए एक सेकेंड सब्सिक्वेंट सूट लेके आया,
तो कोर्ट ये देखेगा क्या ये जो 8,000 की ये सब्सिक्वेंट सूट में सूट ला के ये रिलीफ क्लेम करना चाह रहा है 8,000 रुपए की, क्या ये 18,000 रुपए का एक पूरा क्लेम नहीं कर सकता था शुरुआती टाइम में फर्स्ट सूट में जो इंस्टीट्यूट किया है इसने? कोर्ट ये कंसिडर करेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये 18,000 का क्लेम कर सकता था तो फिर ऐसे केसेस में आपको ये सूट लाने पे रोक लगा दी जाएगी। थर्ड कंसिडरेशन देखिए, वेदर द प्लेंटिफ ओमिटेड टू सू फॉर अ पर्टिकुलर रिलीफ, क्या चूक गया प्लेंटिफ किसी भी रिलीफ को क्लेम करने से? तो ये सारे कंसिडरेशन है कोर्ट के और इस पे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है मोहम्मद खलील वर्सेस महबूब अली का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन कंसिडरेशंस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे रूल 2 सब रूल 3 की, ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स, जहाँ पे एक से ज़्यादा रिलीफ्स को आप क्लेम कर सकते थे और वहाँ पे आप ओमिट कर गए, आप चूक गए सू करने के लिए। इफ़ अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन ही मे सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ्स, वो सू कर सकता है सारे ही रिलीफ्स के ऊपर, लेकिन अगर वो ओमिट कर गया और ओमिट करा विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि अगर वो ओमिट कर रहा है और उसने कोर्ट से परमिशन ले लिया बाद में सब्सिक्वेंट सूट लाने का, तब तो आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ओमिट कर गए और आपने कोर्ट से परमिशन नहीं ली तो ऐसे केसेस में आप बाद में सूट नहीं ला सकते हैं, आप बाद में डिफेंडेंट को सू नहीं कर सकते हैं। ये बताया गया है रूल 2 के सब रूल 3 में। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू रूल 2 की, किस तरह से एप्लीकेबल होता है। देखो, 2 सूट्स में ये एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे पहला सूट में आपने कुछ क्लेम किया है, दूसरे सूट में आपने कुछ क्लेम किया है, फिर तीसरी बार आप कुछ और क्लेम कर रहे हैं और उसके लिए आप सूट लेके आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर रोक लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए और उसी कॉज ऑफ एक्शन पे एक सब्सिक्वेंट सूट आप लेके आए हैं, ठीक है। द प्रीवियस एंड द सेकेंड सूट मस्ट अराइज ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज जो होंगी वो भी सेम होंगी और कॉज ऑफ एक्शन जो होगा वो भी सेम होगा। तो ये कहीं ना कहीं रेस जुडिकाटा से मेल खाता है। तो बेसिकली इसमें स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स, यहाँ पे जो रोक लगाई जाती है वो स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स पे सूट लाने के लिए रोक लगाई जाती है। और रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि पहला मैटर जो होता है वो फाइनली डिसाइड हो गया है और उसी कॉज ऑफ एक्शन पे एक नया सूट लेके आना है सेम पार्टीज के बीच में सेम टाइटल के ऊपर, तो वहां पे रोक लगाई जाती है। अब अगर हम लोग ऑर्डर टू रूल 2 के एक्सेप्शंस की बात करें तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल नहीं होता है। साथ ही साथ अगर सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है तो उसके ऊपर भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, यानी कि सेट ऑफ के ऊपर कोई बार नहीं, देयर इज नो बार। साथ ही साथ आर्टिकल 226 रेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, अगर उसके अंदर पिटिशन लाना है तो भी आपके ऊपर कोई बार नहीं लगा है। तो बेसिकली ये एक्सेप्शंस हैं ऑर्डर टू रूल 2 के। अब देखिए हम लोग रूल 3 की बात करेंगे, जो कि बात करता है जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। जॉइंडर की बात आई है तो याद आ गया, हम लोगों ने ऑर्डर 1 किया हुआ है। ऑर्डर 1 का जो रूल 1 है, ऑर्डर 1 का रूल 3 बेसिकली जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स एंड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स के बारे में बताता है। आई होप आपको याद होगा। तो जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन में सबसे पहले देखिए, प्लेंटिफ कैन इन द सेम सूट अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, सेम सूट में सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट अपने सारे कॉजेज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर सकता है। यानी कि कॉजेज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हो सकते हैं, एक ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के पोजेशन से रिलेटेड भी मैटर है, प्रॉपर्टी के पोजेशन से रिलेटेड भी मैटर है, प्रॉपर्टी में जो मेन प्रॉफिट्स हैं उससे भी रिलेटेड कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, साथ ही साथ रेंट से रिलेटेड भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आप अपने कॉजेज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर सकते हैं अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। सेवरल प्लेंटिव्स हैव कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड, सेवरल प्लेंटिव्स जिनमें वो जॉइंटली इंटरेस्टेड हैं, ऐसा कॉज ऑफ एक्शन जिसमें वो जॉइंटली इंटरेस्टेड हैं सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट लेके आ सकते हैं और उस कॉज ऑफ एक्शन को वो यूनाइट कर सकते हैं इन सेम सूट, उसी सूट में उसको यूनाइट कर सकते हैं। जनरल बात करता है कॉजेज ऑफ एक्शन के जॉइंडर की। अब देखिए, अब हम लोग रूल 4 में बात करेंगे जॉइंडर ऑफ क्लेम्स की, जहां पे सूट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी से रिलेटेड है। बात समझिएगा, सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेंटिफ इज हियर नॉट एंटाइटल्ड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू जॉइन एनी क्लेम। ऐसे केसेस में प्लेंटिफ क्लेम्स को ज्वाइन नहीं कर सकता है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी से रिलेटेड मैटर है, एक्सेप्ट
क्लेम्स फॉर मेने प्रॉफिट्स और अरियाज ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज क्लेम, जहाँ पे मेने प्रॉफिट क्लेम हो रहे हैं या रेंट जो है वो क्लेम हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आप जॉइंडर ऑफ क्लेम्स कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आप जॉइंडर ऑफ क्लेम कर सकते हैं जहाँ पे मेने प्रॉफिट का है या अरियर्स ऑफ रेंट की बात करी गई है। साथ ही साथ क्लेम्स फॉर एनी डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब उसको ब्रीच कर रहा है मान के चलिए, तो उसके अगर डैमेजेस के ऊपर ये क्लेम को ज्वाइन करना चाह रहा है तो क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ एक्शन, अगर उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर कोई रिलीफ क्लेम्ड है तो ऐसे केसेस में भी क्लेम को जो है वो ज्वाइन करा जाएगा। तो बेसिकली क्या कहता है रूल 4 कहता है सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू ज्वाइन एनी क्लेम, नहीं कर सकता है, रोक लगाई गई है एक्सेप्ट मेने प्रॉफिट, अरियर्स ऑफ रेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस, या फिर अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर कोई भी उसकी रिलीफ बेस्ड है, तो ऐसे केसेस में आपका जॉइंडर ऑफ क्लेम हो सकता है। अब देखिए, अब हम लोग रूल 5 को कवर करेंगे। रूल 5 बेसिकली बेस्ड है सूट्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लीगल एड्स। तो यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है, एक्चुअली रूल 5 में प्रोहिबिट किया जाता है ज्वाइनिंग इन वन सूट ऑफ देयर क्लेम्स इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, यानी कि ये जो एग्जीक्यूटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लीगल एड्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सू करते हैं और इनको उसी के अगेंस्ट सू किया जाता है, उसी कैपेसिटी के अगेंस्ट सू किया जाता है। तो यहाँ पे आप उनको एक सूट में ज्वाइन नहीं करेंगे एक्सेप्ट when the claims by or against him in the personal capacity are alleged to arise, ऐसे केसेस में जहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी में इस प्रॉपर्टी से, इस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इनकी पर्सनल जो कैपेसिटी है वो अराइज हो रही है। साथ ही साथ द क्लेम्स आर सच दैट ही वाज एंटाइटल्ड और लायबल फॉर देम जॉइंटली विद द डिसीज, ऐसा कोई क्लेम है जहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है ना, ये जॉइंट है, मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये जो इनका लीगल एयर है वो और ये जो डिसीज्ड है, जो ख़त्म हो गए, वो एक साथ केपेबल थे, एक साथ लाइबल थे, एंटाइटल्ड थे किसी भी राइट के या लाइबल थे, तो ऐसे केसेस में उनको ज्वाइन किया जा सकता है, वरना ज्वाइनिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। या तो पर्सनल कैपेसिटी में आपके अगेंस्ट कुछ निकल के आ रहा है तब आपको ज्वाइन किया जा सकता है, या फिर आप जॉइंटली जो है उस प्रॉपर्टी में, उस मैटर में जो डिसीज्ड पर्सन है उसके साथ एंटाइटल्ड थे, तो ऐसे केसेस में आप एग्जीक्यूटर्स के अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अगेंस्ट और लीगल एड्स के अगेंस्ट भी सूट लाया जा सकता है। अब देखिए रूल 6 बात करता है, रूल 6 बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट्स टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। कोर्ट चाहे तो सेपरेट ट्रायल्स भी ऑर्डर कर सकता है व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन में एम्बैरेस और डिले ट्रायल। ऐसे केसेस में कोर्ट क्या कहेगा, या फिर कोर्ट को लगता है इट इज अदरवाइज कन्वीनियंट, कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक एनी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे कोर्ट चाहे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी ऑर्डर कर सकता है, अगर कोर्ट को लग रहा है कि कॉजेज ऑफ एक्शन का अगर हम जॉइंडर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग ने पढ़ा रूल 3 में जो हम लोग ने पढ़ा कॉज ऑफ एक्शन का जहाँ पे जॉइंडर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट को अगर ये लग रहा है कि अगर अब जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन होगा तो जो डिले हो जाएगा, एम्बैरेस हो जाएगा कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो ऐसे केसेस में सेपरेट ट्रायल ऑर्डर किया जा सकता है, या कोर्ट को लगता है इट इज अदरवाइज कन्वीनियंट, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ये सेपरेट ट्रायल करा जाता है। रूल 7 की बात करते हैं। रूल 7 बात करता है ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर। तो ऑल ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जॉइंडर ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन का मिस जॉइंडर हुआ है, ये आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ही रेज करेंगे, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे माना जाएगा, कोर्ट ये मानेगा कि ये आपने अपना कॉज ऑफ एक्शन जो है वो वेव ऑफ कर दिया है, उसको आपने खुद रिलिंक्विश करा है। तो बेसिकली जो भी मिस जॉइंडर से रिलेटेड, कॉजेज ऑफ एक्शन के मिस जॉइंडर से रिलेटेड जो भी क्लेम है वो आप फर्स्ट इंस्टेंस पे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे रेज करेंगे, वरना कोर्ट ये मानेगा कि ये वेव ऑफ कर दिया गया है। तो बेसिकली यही 7 रूल्स थे ऑर्डर 2 में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोगों के कहने पे मैंने क्वेश्चंस ऐड करे। ऑर्डर 2 रूल 2 एक्ट्स एज अ बार टू फर्दर लिटिगेशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीपीसी, ए सेक्शन 10, बी सेक्शन 12, सी सेक्शन 13 या डी सेक्शन 14। क्वेश्चन 2 देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 2 लाइज इन ए द एंड टू लिटिगेशन, बी पनिश द अक्यूज्ड, सी सेल द प्रॉपर्टी, डी नन ऑफ द अबव।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाइज टू ए अपील्स, बी आर्बिट्रेशन, सी एग्जीक्यूशन, डी नन ऑफ द अबव। अब हम लोग यहाँ पे मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऑर्डर 2 रूल 2 प्रोवाइड्स फॉर बार टू फर्दर सूट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कोड, मेंशन इन ब्रीफ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम। मतलब ऑर्डर 2 के ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। राइट इन डिटेल अबाउट द रिलिंक्विशमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ क्लेम, फिर मेंशन द कंडीशन टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 2। तो आई थिंक इसी के साथ ऑर्डर 2 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग एक नया ऑर्डर कवर करने वाले हैं, ऑर्डर 5, जो संबंध से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ आज का जो सेशन है वो हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।